की सतह पर बल। दोबारा से देख लीजिए, आप लोग किताब आपके सामने खुली होगी, आप सबके पास किताबें होंगी। आवेशित चालक की सतह पर बल, ठीक है। आवेशित चालक की सतह पर क्या है बेटा? बल। दोबारा अगर राइटिंग कीजिए बेटा, जो इसने अभी कुछ लिखा था, क्या लिखा था अभी किसी बच्चे ने? सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात? हमारा आज का टॉपिक क्या है? आवेशित चालक की सतह पर बल। अब देखिए, आवेशित चालक है तो इसका मतलब है दो ही उदाहरण हो सकता है। आवेशित चालक की तरह कौन व्यवहार करता है? या तो गोलीय कोश जिसके पृष्ठ पर आवेश होता है, और एक होता है गोलीय चालक, ठीक है। एक होता है गोलीय चालक। गोलीय चालक भी किसके तरह व्यवहार करता है? गोलीय कोश की तरह, क्योंकि गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश होता है, ना कि उसके आयतन में। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ अचालक गोला काम नहीं आएगा। यहाँ आवेशित चालक है तो आवेशित अचालक नहीं लिया गया, हमने आवेशित चालक लिया है। अब आवेशित चालक की विशेषता क्या है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, ना कि उसके आयतन में। अब इस पे बल, ये बल बड़ा, ये टर्म जो है बेटा बल, यहाँ पर आप पढ़ोगे विद्युत बल निकालोगे आप, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल। लेकिन ये विद्युत बल होगा कौन सा, किस प्रकार का सतह पर बल लगेगा, वो मैं अभी आपको एक डायग्राम से पहले समझाता हूँ। अभी हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं, पहले तो विद्युत बल समझो कि आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल होगा क्या। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं अब आगे चल रहा हूँ। पहले मैं एक कच्चा डायग्राम बना के, यानी कि टॉपिक को शुरुआत में बेसिक समझा रहा हूँ इसका, कि आवेशित चालक सतह पर विद्युत बल होता क्या है, ओरिजिनल पे है क्या। देखिए, ये मिल गया आपके लिए एक चालक, ठीक है, ये आपके लिए चालक हो गया। अब इस चालक का नाम आपने क्या दे दिया? इसे गोलीय चालक मान लिया है। ये क्या है बेटा आप लोगों के लिए? गोलीय चालक। समझ में आया? आप सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है? गोलीय चालक। अच्छा, गोलीय चालक और गोलीय कोश में कोई अंतर है ही नहीं, यानी कि दोनों एक जैसे से काम करते हैं। गोलीय चालक या गोलीय कोश, दोनों में क्या है? कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया? दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के पृष्ठ पर क्या उपस्थित होता है बेटा? एक समान रूप से आवेश उपस्थित होता है। अब बच्चों को क्लियर होगा हो, गोलीय चालक और गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है, ना कि आयतन में। क्योंकि हम इसे जितना भी आवेश देंगे, सब लोग, सब पूरा का पूरा जब एक सजातीय आवेश मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो आवेश का प्रकृति है वो सजातीय अर्थात समान जाती है। सभी आवेश कैसे? धनात्मक प्रकृति के हैं। यहाँ कोई भी दो विपरीत प्रकृति के आवेश नहीं लिए गए। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें देखिए, इस गोले को जरा ध्यान से देखेंगे तो इस पर किस प्रकार का आवेश घनत्व है? किस प्रकार का आवेश घनत्व है? पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरित है। ये सब आवेश घनत्व कैसा है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व नहीं है, रेखीय आवेश घनत्व नहीं है। तो दीपिका, यहाँ पर दिगंबर, सब बच्चे समझ गए होंगे। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ऑनलाइन, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सभी बच्चों से यही कहूँगा कि यहाँ पर किस प्रकार का आवेश वितरित है? पृष्ठीय आवेश वितरण है। अब क्या होगा? विद्युत बल कैसे पता चलेगा? देखिए, विद्युत बल क्या होगा कि यहाँ पर प्रत्येक अल्पांश आवेश, अच्छा एक बात बताइए, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित? मेरा आंसर है, आपका आंसर होगा प्रतिकर्षण। दो सजातीय आवेश यानी कि दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षण करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? अब दो प्रतिकर्षण आवेश, यहाँ पर प्रतिकर्षण आवेश, यहाँ पे सॉरी सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब क्या होगा? प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश को, या हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम एक अल्पांश आवेश ले लेते हैं तो इस अल्पांश आवेश पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूसरे अन्य आवेशों के द्वारा इस अल्पांश आवेश पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी तरीके से इन अल्पांश आवेश पर क्या लगेगा? अन्य आवेशों की वजह से प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इस प्रतिकर्षण बल की वजह से ये आवेश कहाँ जाएंगे? बाहर की ओर। ठीक है, ये जो प्रतिकर्षण बल होगा वो इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? ये दूसरे को क्या देंगे? धक्का देंगे। ये आवेश इस आवेश को धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो सभी आवेश कैसा बल अनुभव करेंगे? किस दिशा में बल अनुभव करेंगे? बाहर की ओर। ठीक है, तो इस वजह से इस चालक पृष्ठ पर बाहर की ओर क्या अनुभव किया जाता है? बल अनुभव किया जाता है। उसी बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल। उसी बल को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत बल। अब परिभाषा मैं आपको PDF में लिख के भेज दूंगा, ठीक है,
आपके पास PDF आ जाएगी, तो आपको कोई भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि किसी गोलीय चालक पर उपस्थित आवेश प्रत्येक अल्पांश आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसकी वजह से प्रत्येक आवेश अपनी बाहर की ओर एक गोलीय चालक से बाहर की ओर बल अनुभव करता है, और इसी बल को कहते हैं विद्युत बल। ठीक है, और लास्ट में इस टॉपिक के एक कंटेंट और निकाला जाएगा, वो होगा बेटा विद्युत दाब। क्या निकाला जाएगा बेटा? विद्युत दाब। अच्छा, विद्युत दाब जो होगा, एक बार बताइए, जहाँ बल लगता है किसी पृष्ठ पर, वहाँ पर क्या निकाला जाता है? विद्युत दाब निकाला जाता है, दाब निकाला जाता है। अच्छा, दाब का जो फॉर्मूला होता है, जरा मुझे लिख के दिखाना, जरा कंटेंट में लिख के दिखाना आप लोग। दाब बराबर क्या होता है? सब बच्चे जरा प्लीज़ दाब का फॉर्मूला लिख के दिखाइए। प्रेशर दाब बराबर क्या होता है? विद्युत दाब मैं तभी समझाऊंगा जब आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे कि विद्युत दाब F/A। कृष्णवीर साधवन सही कह रहा है बेटा। तो P बराबर क्या होता है बेटा? F/A। P बराबर होता है F/A। यहाँ पे देखिए दाब क्या है? P, F बल है, A क्या है? एरिया। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर, सब बच्चे ध्यान से दीजिए, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल ही विद्युत दाब के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आवेश, जिस आवेश पर या जिस आवेश का क्षेत्रफल कैसा है? एकांक क्षेत्रफल है, उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बाहर की ओर बल होगा, उसी को क्या कहेंगे बेटा? उस पर लगने वाला विद्युत दाब। अर्थात जिस आवेश के एकांक या अल्पांश क्षेत्रफल पर जितना बल लग रहा होगा, उस बल को ही कहा जाएगा विद्युत दाब। और विद्युत दाब की किधर की दिशा होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर दाब लगाएगा। विद्युत बल की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। तो विद्युत दाब की दिशा भी क्या होगी? बाहर की ओर। समझ में आ गया आप सबको? अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप लोग ओके सर, यस सर लिख के मैं आगे चलता हूँ। टॉपिक बता दीजिए, और अगर रिपीट करना हो तो मैं रिपीट कर दूंगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रत्येक आवेश है, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी कि धक्का देंगे, और धक्का देने की वजह से क्या होगा? प्रत्येक आवेश बाहर की तरफ क्या अनुभव करेगा? एक बल अनुभव करेगा। इसी बल को क्या कहेंगे आप? विद्युत बल कहेंगे। और जब विद्युत बल किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगता है, तो उसी को क्या कहते हो आप? दाब कहते हो। ठीक है, विद्युत दाब कहेंगे। अब हम चल रहे हैं बेटा आगे। अब हम आगे चलेंगे, विद्युत बल। अब मैं इस टॉपिक को करने जा रहा हूँ चंद्रपाल, सभी बच्चे ध्यान से देखें। अगर आपको सबको समझ में आ रहा हो तो मैं इस टॉपिक को अब आगे कर रहा हूँ, और अब टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से सब लोग ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पृष्ठीय यानी कि गोलीय चालक की कल्पना करेंगे। मानो ये एक गोलीय चालक है। सब बच्चे डायग्राम को जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। इसके डायग्राम में थोड़ी सी आपको अच्छी तरीके से ध्यान लगाना पड़ेगा। गोलीय चालक, और गोलीय चालक की एक विशेषता है कि जो उस पर आवेश अगर दिया जाता है, तो आवेश कहाँ वितरित होता जाता है? उसके पृष्ठ पर, ना कि आयतन में। तो अब क्या होगा? इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर कैसा आवेश वितरण हो जाएगा? एक समान। ठीक है, और ये किस प्रकार का आवेश वितरण हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। यहाँ पे आप पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलाओगे, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस गोले को दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस गोले को दो टुकड़ों में तोड़ लूँगा। मैंने एक अल्पांश आवेश ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक अल्पांश आवेश, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है जिसमें अल्पांश आवेश मौजूद है। मानो मैंने एक छोटा सा ये टुकड़ा ले लिया, इसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, गोले का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मैंने गोले का छोटा सा भाग ले लिया इसमें से, और इसका नाम क्या रख दिया? AB, अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने गोले का एक अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि AB ले लिया। उस पर कौन सा आवेश मौजूद है? अल्पांश आवेश मौजूद है। तो इस पर जो अल्पांश आवेश होगा उसका मान कितना होगा बेटा? DQ। समझ में आ गया? DQ क्या है? अल्पांश आवेश। ये अल्पांश आवेश कहाँ मौजूद है? अल्पांश क्षेत्रफल पर। तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो गया? DS। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
माना गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, S। ठीक है, सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने माना गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिया, S। तो अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, ds हो गया। और इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आवेश में कितना लिया है, अल्पांश आवेश लिया है। और इसी को आप क्या कहते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप ओके सर बोलिए जरा, मैं आपको यहाँ से आगे ले चल रहा हूँ। क्लियर हो गया सब बच्चों को, क्या रिपीट करने की ज़रूरत है? सब बच्चे बताइए, क्या रिपीट करने की ज़रूरत है? ठीक है, सब बच्चे क्लियर कह रहे हैं, ओके कह रहे हैं। ठीक है, मैं अब आगे चल रहा हूँ। सृष्टि, रोहित, ज्योति, सब बच्चे सुनिए ध्यान से। मैं अब इस टॉपिक को क्या ले जा रहा हूँ, आगे ले चल रहा हूँ। तो अब जरा आपको ध्यान से और देखना है, अब और अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, अब तक आपने ध्यान लगा के सुना, देखा, अच्छा लगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो अब देखिए आगे, अब इस टॉपिक की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, हम इस चौगोलीय चालक के अंदर और बाहर दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि हम दो बिंदुओं की कल्पना करेंगे। समझ में आया? हम गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर दो प्रकार, जैसे हम गोलीय चालक पर हम कभी भी केस निकालते हैं बेटा, तो हम बिंदु लेते हैं। बिंदु कहाँ कहाँ लेते हैं, गोलीय चालक के बाहर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर और गोलीय चालक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र कल्पना करके निकालेंगे, लेकिन कितने बिंदुओं को, दो बिंदुओं को लेकर मानेंगे। ठीक है, आप दो बिंदुओं को लेकर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, माना मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माना P1 एवं P2 दो बिंदु गोले के बाहर व अंदर लिए गए, अंदर लिए गए। मैंने क्या किया है, इस गोले के बाहर और अंदर दो बिंदु ले लिए। समझ में आ गया? तो मैं पहला बिंदु लूँगा बेटा, ये देखिए, आप सबको अगर क्लियर होगा तो मैंने पहला बिंदु ले लिया P1। ये कहाँ लिया है, गोले की पृष्ठ के बाहर। और दूसरा बिंदु लूँगा मैं P2, ये लिया है गोले के पृष्ठ के अंदर। यहाँ तक आपको बहुत आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है समझने में। लेकिन अब मैं जब विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान निकालने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से समझना डायग्राम को। अच्छा एक बात बताइए, किसी अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण, ठीक है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा? जरा ध्यान से बताइए, जल्दी बताइए। इस अल्पांश पर मौजूद अल्पांश आवेश के कारण जो बिंदु P पर, बिंदु P1 पर जो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, ठीक है, बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा वो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, वो होगा बाहर की तरफ। क्योंकि हम परीक्षण आवेश को कहा अगर माने, P1 पर परीक्षण आवेश को मानेंगे तो यह आवेश इस परीक्षण आवेश को क्या मारेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और प्रतिकर्षण की वजह से विद्युत बल की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। पुनीत, दीपमाला, तो इसकी वजह से क्या होगी बेटा, बाहर की ओर। सब बच्चों को समझ में आ गया? मानो जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, सब बच्चे क्लियर कीजिए, बिंदु P पर जो इस आवेश, अल्पांश आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। मानो विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, ठीक है, वो विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया बेटा आपने, E1। अच्छा अब इस गोले के इस अल्पांश को भूल जाइए, ठीक है, क्लियर हो गया? इस अल्पांश को आप खत्म कर दीजिए, भूल जाइए। तो बचा क्या है, गोले का शेष भाग। अब गोले का शेष भाग मानो ACB है, या आप लोग P ले लीजिए, S ले लीजिए, K ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर गोले का भाग, अल्पांश भाग AB है तो गोले का बचा हुआ भाग कितना हो गया, ACB, ठीक है। मानो ये गोला है, अगर ये गोले का भाग आपने कितना ले लिया बेटा, AB, ठीक है, अगर गोले का ये भाग कितना ले लिया, AB, तो ये बचा हुआ भाग कितना है बेटा, ये वाला जो गोले का बचा हुआ शेष भाग कितना हो गया, ये हो गया ACB, ठीक है, गोले का शेष भाग ये हो जाएगा। तो अब ध्यान से और देखिए,
अगर अल्पांश आवेश की वजह से बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर, तो बताइए इस संपूर्ण ACB पर उपस्थित आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र P1 पर कहाँ होगा, उसकी दिशा क्या होगी, इधर की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बताइए। इस शेष भाग A, C और B की वजह से भी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी कि इस तरफ होगी? क्योंकि बिंदु P कहाँ है, दाहिनी तरफ है गोले के, बाहर की ओर। दीपमाला सही जवाब दे रही है। जैसे सब समझ में आ रहा है सब बच्चों को? क्योंकि बिंदु P1 कहाँ पर है बेटा, इस गोले के दाईं तरफ, बाहर की तरफ। तो इन दोनों आवेश की वजह से, अल्पांश आवेश और शेष आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी E1 और E2 वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो शेष आवेश की वजह से भी कहाँ हो गई, बाहर की ओर। समझ में आ गया? E1 किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बन रहा है, अल्पांश आवेश की वजह से, और E2 जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है E2 वो किस वजह से बन रहा है, शेष आवेश की वजह से। शेष आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो E2। यानी कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं निकलेंगी वो एक समान निकलेंगी। यानी कि E1 और E2 के मान एक ही दिशा में निकलेंगे। क्या बात आपको क्लियर हो गई? अब अगर क्लियर हो गई तो जरा मुझे आप बता दीजिए, क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो तो आप मुझे जरा बताइए कि सर क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं चल रहा हूं बिंदु P2 के लिए। सब बच्चे ध्यान दीजिए बिंदु P2 के लिए। अब हमने P1 के लिए तो विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बिंदु P2 के लिए। तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, जरा एक बात ध्यान से देखना, आपसे ही पूछूंगा मैं ये क्वेश्चन भी आपसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे ही करूँगा। अच्छा एक बात बताइए, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश P2 पर जब विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी कि अंदर की तरफ होगी? जरा जल्दी से आंसर दीजिए। AB पर उपस्थित जो अल्पांश आवेश है उसकी दिशा P2 के लिए किधर होगी, बाहर की तरफ, दाईं तरफ या बाईं तरफ हो जाएगी? बताइए, जल्दी से बताइए। P2 के लिए क्या होगी, अल्पांश आवेश की वजह से अंदर की ओर होगी बेटा। ये इधर धक्का देगा इसे, क्योंकि आवेश इधर से आ रहा है, ये इधर धक्का देगा। तो इसके लिए जो P2 की दिशा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके लिए, P2 के लिए दिशा कितनी हो जाएगी, अंदर की ओर। तो ये हो जाएगी बेटा अंदर की ओर। वो कितनी है, E1। सब बच्चों को अब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि P2 कहाँ है, आवेश के बाईं तरफ है, अंदर की तरफ है। समझ में आया? सुनिए बेटा ध्यान से, ये जो P2 पॉइंट है, बिंदु P2 है, वो अल्पांश के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है? एक बात बताइए, ये अल्पांश ले लिया AB, ये इसके दाईं तरफ है कि बाईं तरफ? बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड में है। तो ये क्या है, इधर की ओर धक्का देगा। P2 पर जो विद्युत परीक्षण आवेश होगा उसको बाईं तरफ धक्का देगा। तो अल्पांश AB की वजह से P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो E1 कहाँ होगी, अंदर की तरफ, यानी कि बाईं तरफ। ठीक है, आ गया होगा? दीपिका क्लियर हो गया? अब सब बच्चे बताइए क्लियर हो गया? अगर सब बच्चों का क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब हम लोग बिंदु P2 पर शेष आवेशों की वजह से निकालेंगे। ठीक है, शेष आवेशों की वजह से निकालेंगे। किस पर, बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा वो शेष आवेशों की वजह से किस तरफ होगा, इसके दाईं तरफ। ये हो जाएगा बेटा E। क्लियर हो गया? क्योंकि अल्पांश आवेश की वजह से बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र था वो दाईं तरफ था, और शेष भाग की वजह से बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, E2 की दिशा में, इधर की दिशा में। क्योंकि शेष भाग कहाँ है, इसके बाईं तरफ है। तो ये सारा का सारा भाग इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से बेटा, मैं दोबारा और बता रहा हूँ, बिंदु P2 के लिए बता रहा हूँ। बिंदु P2 अल्पांश के लिए कहाँ पर है, बाईं तरफ, तो इसे बाईं ओर धक्का देगा। और बिंदु P2 ACB के लिए कहाँ पर है, दाईं तरफ, तो इसे दाईं ओर धक्का देगा, यानी कि बाहर की ओर धक्का देगा। तो इस समय बिंदु P2 पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो निकाला जाएगा वो दोनों दिशाओं में अलग अलग निकाला जाएगा, उल्टा निकाला जाएगा। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र समान या थोड़ी जो दोनों दिशाएं हैं वो दोनों की दिशाएं कैसी हैं, अलग अलग। लेकिन बिंदु P1 पर जो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं वो कैसी होंगी, एक समान होगी। क्योंकि दोनों P1 कहाँ है, दोनों के राइट हैंड साइड में। P1 कहाँ है बेटा, दोनों के राइट हैंड साइड में। और P2 कहाँ है,
एक के राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ गया? बिंदु P2 जो है एक के लिए तो राइट हैंड साइड में है, एक के लिए लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन बिंदु P1 कहाँ है? दोनों के लिए राइट हैंड साइड में, यानी कि दक्षिण तरफ, दाईं तरफ। आगे बच्चों, और दाईं तरफ होने की वजह से, दोनों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो दाईं तरफ बनेगा। बिंदु P2 एक के लिए दाईं है और एक के लिए बाईं तरफ है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र बनेगा दोनों की दिशाएं कैसी होंगी? उल्टी होंगी। तो ये था आपका डायग्राम बेटा, ये था आपका डायग्राम। मैंने लेफ्ट और राइट करके भी आपको समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। आपको अब समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिंदु P2 कहाँ है? एक के लिए दाईं और एक के लिए बाईं तरफ, लेकिन बिंदु P1 कहाँ है? एक के लिए दाईं तरफ और एक के लिए, दोनों के लिए कहाँ पर है? दाईं तरफ। तो विद्युत क्षेत्र जो बनेंगे वो कहाँ होंगे? दाईं तरफ। और इसके लिए एक विद्युत क्षेत्र बाईं तरफ बनेगा और एक दाईं तरफ बनेगा। अब चलिए बेटा आगे हम लोग चलते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, चंद्रपाल अगर हो गया हो सबके लिए। अब मुझे ये डायग्राम ही समझाना था, बट मुझे डायग्राम अच्छी तरीके से समझाना था, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम मैंने डायग्राम में लिया। अब आपको बिल्कुल एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ वो समझनी है। अब समझ में बिल्कुल आना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आप थ्योरी, अब मैंने डायग्राम का काम कर दिया, मैं थ्योरी करने वाला हूँ। तो थ्योरी के आप लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बिंदु P2 पर, पहले हम लोग लेंगे बिंदु P2 पर। तो हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अगर हम बिंदु P2 पर क्या निकालें? परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो एक बार बताइए, बिंदु P2 पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? अगर हम देखें बिंदु P2 के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? EP2। ठीक है, उसे अगर उसे दर्शाया जाए, अगर बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शा रहे हैं? EP2 से, तो किसके बराबर हो जाएगा? E1 माइनस E2। क्या ये बात समझ में आ गई हो? क्लियर हो गया? मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया? बताइए, रीजन बताइए, माइनस का साइन क्यों आया? बिंदु P2 पर माइनस का साइन क्यों आया? E1 माइनस E2 क्यों किया? मैंने E1 प्लस E2 क्यों किया? मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया? अपोजिट साइड में होने की वजह से। चिराग ने सही आंसर दिया है। मैंने बिंदु P2 पर माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं, इसलिए आपस में उल्टी दिशा में होने के कारण माइनस का साइन आएगा। अच्छा, मैं अब सब बच्चों से एक और क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब जितनी भी थ्योरी करूँगा वो आप सबसे पूछ के ही करूँगा, क्योंकि आपको पूछ कर करता हूँ तो आप उसका आंसर देते हो। अब मुझे एक बार बताइए, बिंदु P2 कहाँ है? गोले के बाहर की गोले के अंदर? जवाब दीजिए जल्दी से, बिंदु P2 कहाँ पर है? सब बच्चे जो डायग्राम को देख रहे हैं, जिन्होंने डायग्राम को देख लिया, वो कहाँ पर है? बिंदु P2 अंदर है या बाहर? अंदर है। तो अब एक बार बताइए, गोलीय चालक के अंदर, अब याद कीजिए केसों को, गाउस के नियमों को, अनुप्रयोगों को याद कीजिए। किसी गोलीय चालक पर ये तो बना होगा, वो भर दो। सब बच्चे ध्यान दीजिए, अब कनेक्ट कर दिया है बेटा मैंने आप सबको, रिकनेक्ट करा हुआ है और मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। 3 बच्चे अभी भी लेफ्ट हैं, पहले 70 थे, अभी 67 बच्चे दोबारा कनेक्ट हुए। अच्छा, एक और बताइए, हम कहाँ चल रहे थे? बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र। अगर हम गोलीय चालक की कल्पना या गोलीय चालक के रूप में देखें, तो किसी गोलीय चालक के जब बिंदु P अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है? आप गोलीय चालक का अनुप्रयोग बताइए, कितना होता है बेटा? 0। कितना होता है? 0। तो
आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब बच्चे देखिए ध्यान से, मार्कर देना भैया जल्दी पढ़ के। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं आप सब बच्चों को एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं जब तक रिफिल कर लेता हूँ मार्कर को। आप लोग ध्यान से देखिए, बिंदु P2 कहाँ पर है, गोलीय चालक के अंदर। और गोलीय चालक के अंदर जब आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलती है बेटा, 0 निकलती है, 0 निकलती है। तो गोलीय चालक के अनुसार हम जानते हैं, गोलीय चालक के अनुसार किसी बिंदु, आंतरिक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या होता है बेटा, बिंदु P पर, बिंदु P2 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बिंदु P2 पर तीव्रता वो कितनी हो जाएगी बेटा, E बराबर 0। ठीक है, E बराबर 0। सही चल नहीं रहा, आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा? अगर आपको क्लियर नहीं दिखा रहे तो मैं दोबारा से आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए सब बच्चे। तो बिंदु P2 पर क्या हो जाएगी बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी P2 पर, E बराबर 0। अंदर नहीं भरा के, नहीं खुल ही नहीं रहा सर, तो काम ही नहीं कर रहे हैं। सब बच्चे थोड़ा सा रिवाइज करें, मैं जब तक मार्कर भर लेता हूँ बेटा। सब बच्चे रिवाइज करें। सब बच्चे रिवाइज करें जब तक मैं अभी मार्कर फिल कर लेता हूँ आपके लिए। दीपमाला, चलो मैं क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आप लोग से। सब ध्यान से एक बात देखिए, अगर हम बिंदु P2 पर निकालें विद्युत क्षेत्र 0 निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, बिंदु P1 के लिए जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा तो उसका मान कितना होगा? बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए, कितना होता है? E1 प्लस E2। ठीक है दीपिका, ओके, राइट आंसर। सब बच्चे ध्यान से देखिए, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि बिंदु P1 पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है तो आप देखिए ध्यान से, P2 के लिए अब क्या हो जाएगा, E बराबर 0। क्या हो जाएगा P2 के लिए? E बराबर 0। चलिए मार्कर सर कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आप अपने कनेक्शन को चेक करते रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन क्लियर है, किसी एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो अपना कनेक्शन चेक करें। EP2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ये रहा, लेकिन हम जानते हैं EP2, बिंदु P2 कहाँ है, गोले के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो EP2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, इसे समीकरण नंबर अगर 1 नाम देते हो, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 नाम देते हो और इसे कितना देते हो, 2। ठीक है, बिंदु P2 अंदर होने की वजह से विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इसके लिए 0, जबकि EP2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 माइनस E2। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या समझते हो, समीकरण 1 एवं 2 से क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अगर सभी बच्चों में ये लिख सकता हूँ तो मुझे आप क्लियर कीजिए, यस सर या नो सर में जवाब दीजिए। क्या मैं 0 बराबर E1 माइनस E2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 0 बराबर E1 माइनस E2 लिख सकता हूँ? किससे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो E1 का मान अगर इसे हम लोग पक्षांतरण कर देंगे प्लस माइनस के साइन को, तो क्या E1 बराबर E2 हो जाएगा? यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, आपको क्या यहाँ तक समझ में आ गया हो बच्चों? मैं आपसे अब यहाँ तक पूछ रहा हूँ, क्या सारी बातें, डायग्राम, ये थ्योरी, ये डेरिवेशन यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं आपको लेकर आगे चल रहा हूँ। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया? तो आप लोग पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर आप थोड़ा सा जल्दी करिए। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं बिंदु P1 के लिए। तो बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा,
E1 प्लस E2, ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने का कारण क्या होगा, क्योंकि इनकी दिशाएं कैसी हैं, सेम है। आप समीकरण नंबर लिखेंगे चौथा, समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हम चलते हैं आगे। जैसे हमने बिंदु P पर P2 के लिए हमने गोलीय कोश का या चालक गोले का कंसेप्ट लगाकर बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र पता किया था। क्या था, गाउस के नियम से E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र कितना था, 0। तो बिंदु P1 पर भी हमें गाउस का नियम लगाते हुए गोलीय चालक पर, अब गोलीय चालक के हम केस देखेंगे। मैं आपको गोलीय चालक के सारे केस करा चुका हूँ। अब आप सब मुझे जवाब देंगे जब आप गोलीय चालक का टॉपिक खोलकर देखेंगे। और अगर किसी गोलीय चालक के पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P लिया गया है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था, जरा मुझे फॉर्मूला बताइए। तो बिंदु P पर बाहर बिंदु P1 पर गोलीय चालक के कारण, जल्दी से फॉर्मूला बताइए बेटा मुझे क्या है। विद्युत क्षेत्र कितना निकाला था फॉर्मूले में, केस नंबर फर्स्ट पढ़ के देखिए गोलीय चालक का, वो क्या था, KQ/R2। क्या ये था आपके लिए? मैं विद्युत क्षेत्र की बात किसी परीक्षण आवेश की वजह से या रेखा पर रखे हुए नहीं कर रहा। गोलीय चालक का केस देखिए, गलत बता रहे हो आप लोग, सब गलत बता रहे हो। मैं आपको गोलीय चालक का कह रहा हूं, टॉपिक खोलिए गोलीय चालक, सिग्मा अपॉन एफ। चंद्रपाल ने सही जवाब दिया है, चंद्रपाल ने सही जवाब दिया बेटा। आप सब लोग चैप्टर फर्स्ट में जा रहे हो और मैं क्या कह रहा हूं, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसकी वजह से, गोलीय चालक की वजह से। तो गोलीय चालक का टॉपिक खोलिए। संजना सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, सब गलत बता रहे थे, ठीक है, सब बच्चे गलत बता रहे थे, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको टॉपिक ध्यान से पढ़ो। क्या चल रहा है, गोलीय चालक, चैप्टर फर्स्ट नहीं चल रहा, भूल जाइए उसको। KQ/R², तो वो तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था आपने R दूरी पर। अरविंद कोई बात नहीं बेटा, सब बच्चों को क्या बता रहा है, गोलीय चालक। केस नंबर फर्स्ट देखिए, आपके पास गोलीय चालक होगा सबके पास। तो गोलीय चालक का टॉपिक खोल लीजिए और उसमें पहला केस देखिए, उसमें क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र निकला था, यहाँ पर बिंदु P नहीं है, बिंदु कौन सा है, P1। हमने बिंदु P लिया था, लेकिन यहाँ पे बिंदु कौन सा है, बाहर बिंदु P1 है। हमने जब गोलीय चालक का केस किया था तो वहाँ पे बिंदु P लिया था, जबकि यहाँ पर बिंदु क्या लिया गया है, P1। तो जो P के लिए निकला था वही P1 के लिए निकलेगा। तो P के लिए क्या निकला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो P1 के लिए भी कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई सब बच्चों को, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 5 कितना हो गया बेटा, समीकरण नंबर 5। अब जरा बच्चे ध्यान से देखेंगे, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से। मैं दोबारा से समीकरण नंबर 4 पे दिया, एक समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 4 को दोबारा देखेंगे। हम जानते हैं कि जो EP1 है वो कितना है बेटा, E1 प्लस E2, ठीक है, वो कितना है, E1 प्लस E2। और समीकरण नंबर 3 क्या दे रखा है, समीकरण नंबर 3 में E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। समीकरण 3 में क्या है, E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो मैं क्या इस समीकरण में रख सकता हूँ इसके मान को, ठीक है। अगर मैं समीकरण 3 से मान यहाँ पे रखता हूँ, मैं समीकरण 3 से उठाकर मान अगर इस समीकरण में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो E2 प्लस E2 बराबर ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो EP1 निकलेगा वो कितना निकलेगा बेटा, 2E2 निकलेगा, ठीक है। ये आपके लिए समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर 6। अगर सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप मुझे ओके सर लिख के बताइए बेटा। अभी डेरिवेशन बहुत बड़ी और रह गई है, इसलिए मैंने कहा था टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है लेकिन लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला यूज़ हो चुका है और आपको सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो ही आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे चल रहे हैं तो आप कॉपी कर लीजिए, सब बच्चे यहाँ तक, सब बच्चे यहाँ तक कॉपी करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। दीपिका पूछे, डाउट पूछे दीपिका, तुरंत अनम्यूट करना है आप सबको। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, इस अल्पांश आवेश पर बल लगाया जा रहा है, किसकी वजह से, इस शेष आवेश की वजह से, शेष क्षेत्रफल की वजह से।
यानी कि गोले के शेष क्षेत्रफल ACB की वजह से किस पे बल लगाया जा रहा है? AB पर अल्पांश बल लगाया जा रहा है। तो इस अल्पांश बल का मान कैसे निकालेंगे वो देखिए। भाग ACB द्वारा AB पर लगाया गया अल्पांश बल। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? सब बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी? E बराबर F/Q पढ़ा था। सबने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? एक बार बताइए, फर्स्ट चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। तो F क्या निकाला था बेटा वहां पे? F बराबर क्या था? EQ। ठीक है, F बराबर क्या था? F बराबर क्या हो जाएगा? E/Q। क्योंकि मैं इसी फॉर्मूले से, यहाँ पे आता है फॉर्मूला नंबर 2। मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें फॉर्मूले यूज होंगे। काफ़ी सारे 1-2 फॉर्मूले यूज हो चुके हैं, अब आगे भी फॉर्मूले होंगे। ये दूसरा फॉर्मूला यूज हो गया फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज कर लिया आपने यहाँ पर, तो यूज कर लिया। तो अब आगे देखिए ध्यान से, E बराबर हम जानते हैं F/Q। तो F बराबर क्या, बल बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश। अब देखिए यहाँ पे जो लग रहा है वो अल्पांश बल है। कैसा बल है बेटा? अल्पांश बल है। वो बल किस पे लग रहा है? केवल AB पर। कौन लगा रहा है? ये शेष क्षेत्रफल। शेष क्षेत्रफल क्या है? ACB। ये किस पे बल लगा रहे हैं? AB पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो AB पर लगने वाला जो अल्पांश पर लगने वाला जो बल होगा वही अल्पांशीय बल होगा। उससे कैसे दिखाऊंगा मैं? DF से। अल्पांश क्षेत्रफल AB पर लगने वाला बल भी अल्पांश होगा, जिसका मान है DF। अच्छा, फॉर्मूले के अनुसार किसके बराबर हो जाएगा? EQ के। लेकिन यहाँ पे EQ क्या है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है पृष्ठ पर, वो कितनी निकल रही है? E2। ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या निकल रही है? E2। तो पृष्ठ पर जो तीव्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? E की जगह क्या आ जाएगा? E2 इंटू आवेश। अच्छा एक बात बताइए, आवेश का मान पूर्ण आवेश लिया जाएगा या अल्पांश आवेश लिया जाएगा? मैं Q लूँ या DQ लूँ? E2 क्या हो गया? पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता। लेकिन यहाँ पर जो आवेश लिया जाएगा वो पृष्ठ का अल्पांश पृष्ठ का आवेश लिया जाएगा या संपूर्ण पृष्ठ का आवेश लिया जाएगा? दुर्गेश दीपिका सही आंसर दे रहे हैं। तो इंटू किसका हो जाएगा? DQ का। सब बच्चों को समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। ठीक है, गर्मी बहुत है बेटा। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अल्पांश बल का मान निकल आया। किस पर लग रहा है ये? अल्पांश क्षेत्रफल पर। अल्पांश क्षेत्रफल पर लग रहा है DF बल, तो किसके बराबर हो गया? E2 इंटू DQ के। ये E2 क्या है? बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो पृष्ठ के पास से पृष्ठ पर है, और ये जो DQ क्या है? अल्पांश पृष्ठ पर उपस्थित आवेश। अच्छा, E2 का मान कितना निकाला था आपने अभी? E2 का मान जरा बताना कितना था? E2 का मान सभी बताइए। E2 का मान क्या था यहाँ से हम लोगों ने जब निकाला था? E2 का मान E2 का मान था σ/2ε0 और DQ का मान आपने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है सब बच्चों, अब ध्यान से देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? जरा बच्चे बताना। सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। वो किसके बराबर होता है? DQ/ds। वो किसके बराबर होता है? DQ/ds। तो DQ यहाँ से कितना निकलेगा बेटा? सिग्मा इंटू ds। इस DQ का मान कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। अल्पांश आवेश का मान यहाँ रख देंगे। तो DF अल्पांश बल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे रखने पर? ये हो जाएगा बेटा σ/2ε0 इंटू सिग्मा इंटू ds। तो ये क्या हो जाएगा? DF का मान कितना निकलेगा? सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ε0 इंटू ds। आज की वीडियो में सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये निकल आया अल्पांश बल। अल्पांश बल किस पे लग रहा है? AB पर लगा हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से लगा हुआ है? शेष क्षेत्रफल।
अल्पांश क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है अल्पांश बल लग रहा है, और इस क्षेत्र शेष क्षेत्रफल की वजह से लग रहा है, तो ये अल्पांश बल का मान ये निकल आएगा। तो वो कितना निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। ये इक्वेशन यहाँ पे रोकी जा रही है, कल इससे नेक्स्ट आगे कराया जाएगा। तो सब बच्चे ध्यान दीजिए, कल इससे नेक्स्ट कराया जाएगा। मैं अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विद्युत दाब भी निकालना है। अभी हम लोगों ने विद्युत बल निकाला है, अल्पांश विद्युत बल, अभी संपूर्ण पृष्ठ पर निकालने वाला, संपूर्ण पृष्ठ पर निकलेगा बल। तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग आज करेंगे और यहाँ तक की PDF मैं आपको भेज दूंगा। और जो बच्चे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिनकी आवाज़ क्लियर नहीं आने की वजह से, वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मुझसे पूछ लेना।